Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है ना, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेल ऑर्गेनली इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके अच्छे से समझ सकें। ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि जो सेल है उसका जो शेप है वो कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, अगर बात करें स्केलेटन की, तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। स्केलेटन सिस्टम क्या है, जैसे आपके पास बोनी स्केलेटन सिस्टम है, जो आपके पास बोनी स्केलेटन सिस्टम है मैमल्स में, तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है कि एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। एक पर्टिकुलर बॉडी को शेप मिलता है जिसमें हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स फिट हैं। तो उसी तरीके से सेल के पास भी अपना क्या है, साइटोस्केलेटन है ना। सेल के पास भी अपना स्केलेटन है, जिससे कि सेल का शेप मेंटेन रहे। तो जो सेल के पास स्केलेटन है उससे हम क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन इज द स्ट्रक्चर दैट मेंटेन्स द शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। जो साइटोस्केलेटन है ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ सेलुलर मूवमेंट में भी। ठीक, तो सपोज करिए कि आपके पास एक ये सेल है, जो कि ये आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड जो आप ये ब्लू कलर के देख रहे हैं ये क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। एंड जो ये न्यूक्लियस के जस्ट एबव जो ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनमें पोलैरिटी होती है। जो न्यूक्लियस के जस्ट एबव यहाँ से जो फिलामेंट्स निकलते हैं, ठीक है, और ये अपनी सेल में पोलैरिटी को शो करते हैं, यानी कि होल सेल में स्प्रेड होते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं, बट ये पोलैरिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। जो हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में ओनली प्रेजेंट होता है, तो वो किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, एंड इसके बाद ये सेल में आपका साइटोप्लाज्म है, और इसके साथ साथ ये माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक, नाउ अगर बात करें कि जो हमारे पास सेल है ना, जो सेल का साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस द फॉलोइंग फाइबर्स, दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, बट जो ये साइटोस्केलेटन है, सेल का साइटोस्केलेटन, जो ये हमारे पास फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो ये हमारे पास फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ओनली इन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, बट दीज आर एब्सेंट इन, ठीक है, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर एब्सेंट होते हैं, बट साइटोस्केलेटन्स लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या हैं, जो साइटोस्केलेटन लाइक प्रोटीन्स हैं प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोटीन क्या हैं, दैट इज MRE। ठीक है, MRV, जो कि एक्टिन लाइक प्रोटीन्स है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में एक्टिन प्रोटीन, यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इनके जैसी प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट सेल में, दैट इज MRB। ठीक है, एंड एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज HSZ। ठीक है, HSZ जो कि ट्यूबुलिन लाइक प्रोटीन्स होती है। ठीक है, जो कैसी होती है, ट्यूबुलिन लाइक प्रोटीन्स होती है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है इन यूकैरियोट में।
ठीक है। तो प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हमने पहले आपको बताया था कि हमें ऑल जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको स्टडी कराती हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें बताती हूँ। तो आप यहाँ से जो है नॉर्मल से या यू कैन से बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी सी वो एडवांस बातें करेंगे जो कि आपकी कंपटीशन को देखकर जो आपका कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न है आने वाला, तो थोड़ा सा चीज़ें टफ आएंगी, है ना। तो चीज़ें चेंज होंगी तो क्या है, थोड़ा सा टफ ही तो पूछेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पूछेंगे। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें जो है साइटोस्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि जो भी साइटोस्केलेटन सिस्टम में प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये एब्सेंट होते हैं। बट क्या हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसको शेप मेंटेन करने की रिक्वायर नहीं होती क्या? वो भी तो अपनी शेप को मेंटेन करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी अपनी कह सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए साइटोस्केलेटन लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ MREB एंड HSZ, ठीक है। ये बात आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, नाउ अगर बात करें कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक जो ये हमारे पास फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं सेल्स में, ये कैसे होते हैं? दे आर प्रोटीनेशियस, ठीक है। ये कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी कि ये क्या है, जो फिलामेंट्स हैं ये एक्चुअल में प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये मेनली एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बने हुए हैं, ठीक है। किसके? एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से माइक्रोफिलामेंट बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन है, ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ एक्टिन के साथ साथ अदर कई सारी प्रोटीन्स हैं जो जिनकी हेल्प से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर ATP की भी रिक्वायर होती है। जो एक्टिन प्रोटीन हमारे पास है, ठीक है, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। जो हमारे पास ये एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, ये कैसी है? ग्लोब्यूलर है। ये कुछ इस तरीके से ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है, ठीक है। यही प्रोटीन्स क्या करती है? पॉलीमराइजेशन करती है और एक एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद यहीं पर आके मायोसिन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन आकर इससे बाइंड कर लेती हैं और एक माइक्रोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो जो इसका पॉलीमराइजेशन जब होता है, एक्टिन प्रोटीन का जब पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ATP की रिक्वायर होती है। इसके साथ साथ जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ भी ATP की रिक्वायर होती है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं, ये कैसे हैं? प्रोटीनियस नेचर्स के हैं, यानी कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है। अगर इनके डायामीटर की बात करें तो सबसे कम डायामीटर यानी कि सबसे फाइन डायामीटर किसका है? माइक्रोफिलामेंट्स का है ना, माइक्रोफिलामेंट्स का है। एंड अगर सबसे ज़्यादा डायामीटर की बात करें तो किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने हैं। ट्यूब्यूलिन से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ट्यूब लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होगी, है ना। तो अगर यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है तो सिंपल सी बात, इसका थोड़ा सा डायमीटर क्या माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरफिलामेंट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, है ना। तो जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनका डायमीटर कितना होता है? 24 nm होता है, ठीक है। इनका डायमीटर कितना होता है? 24 nm होता है। एंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि होल सेल में ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, इनका जो डायमीटर है ये कितना होता है? दैट इज़ 10 to 12, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट नेम से पता चलता है कि ये इंटरमीडिएट है, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच के हैं। तो इनका कितना डायमीटर होता है? 10 to 12 नैनोमीटर होता है। तो प्लीज़ आप इन तीनों के डायमीटर याद रखें। आपसे डायमीटर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो माइक्रोफिलामेंट्स के डायमीटर का जो साइज है उसके बेस पर अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट आप रखेंगे
फिलामेंट्स, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अगर बात करें जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, सेल के पेरीफेरल में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ हैं? सेल के पेरीफेरल एरिया में प्रेजेंट हैं। ठीक, ये तो इनके लोकेशन की बात हो गई। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सपोज करिए कि आपके पास एक ये सेल है, ठीक है, और इस सेल में आपका क्या प्रेजेंट है? ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल एबव में, ठीक है, न्यूक्लियस के एबव में यहाँ से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स एराइज होते हैं जो कि सेल्स के दोनों पोलर की तरफ जाते हैं, है ना, यानी कि ये क्या करते हैं? पोलैरिटी को शो करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, यही क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंट्रोसोम है ये ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, है ना, ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये मिलकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। अभी इसको हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अगर फिलामेंट्स की पोजीशन की बात करें कि जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं ये सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इंटरमीडिएट सेल जो हैं, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सेल में, ये होल सेल में अपना इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना कर रखते हैं जो कि अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसिकल्स के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, सेल ऑर्गेनली, जो हमारे सेल में बहुत सारी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं उनके मूवमेंट के लिए, है ना, जैसे ये लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो अगर लाइसोसोम है ये अगर सेल में कहीं भी जो है यू कैन से अदर कोई पार्टिकल्स आया, ठीक है, या फिर किसी भी डैमेज सेल ऑर्गेनलीज को या सेल को इंगल्फ करना है इसे, तो ये मूव करके जाएगा ना। तो सेल ऑर्गेनलीज के मूवमेंट के लिए भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, अब चलिए हमने यहाँ पर चीज़ों को टू द पॉइंट मेंशन किया है, वहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आपसे हमारी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नोट्स ज़रूर बनाएं हमारे साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड में हम टू द पॉइंट चीज़ें आपको मेंशन करते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप बहुत लेंदी चीज़ों को रटें नहीं, टू द पॉइंट अच्छे से आप राइट डाउन कर लें और एक बार आप पढ़ लें, जस्ट आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये तीनों ही एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये तीनों ही एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सपोज करिए ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड ये आपकी सेल का पेरीफेरल एरिया है तो यहाँ पर आपके माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टिन्स, मायोसिन, ये सभी प्रोटीन्स एंड इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं ये होल सेल में इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यही सेल को क्या करते हैं? मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल के इंट्रासेलुलर को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटीन्स के वेसिकल्स के ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नाउ देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, जो कि ट्यूबुलिन्स प्रोटीन से बने हुए हैं, अपीयर लाइक स्मॉल हालो राउंड ट्यूब्स, है ना, विथ अ डायमीटर ऑफ 24 नैनोमीटर्स। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। 13 ट्यूबुलिन लिंक टू फॉर्म अ सिंगल ट्यूब, यानी कि जो 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, ये आपस में ज्वाइन करके क्या बनाएंगी? एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक, एक सिंगल ट्यूब का बनाएंगी और ये कई सारी सिंगल ट्यूब्स मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी। प्लीज लिसन टू केयरफुली अगेन। 13 ट्यूबुलिन्स प्रोटीन, ठीक है, 13 ट्यूबुलिन्स प्रोटीन आपस में लिंक होके एक सिंगल ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और यही ट्यूब जो है ये फिर से पॉलीमराइजेशन करके फिर से लिंकिंग करके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दीज आर हेल्प इन
ट्रांसपोर्टिंग सेलुलर मटेरियल्स। सेलुलर मटेरियल दैट मीन्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, है ना, ये क्या कर रहा था, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। तो ये भी अपने वेसिकल्स में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल के फॉर्म में प्रोटीन्स एंड जो एंजाइम्स थे, है ना, ये कह सकते हैं आप इमेच्योर, है ना, यहाँ पर अभी ये कैसे थे, इमेच्योर थे, तो इनको वेसिकल में भरकर, ठीक है, कहाँ भेज रहे थे, गोल्जी बॉडी के पास, है ना। अब गोल्जी बॉडी में प्रोटीन मेच्योर होगी, यानी कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइजेशन की प्रोसेस होगी, है ना, तो फिर से गोल्जी बॉडी वेसिकल्स बनाएगी और इसमें जो है यूटिलाइजेस प्रोटीन्स या इंजाइम्स होंगे इस वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये वेसिकल कहाँ जाएगी, जिस भी सेल को, ठीक है, जिस भी सेल को या फिर सेल ऑर्गेनलीज को रिक्वायर होगी, वहाँ तक ये प्रोटीन्स जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल में पैक होकर, है ना। तो अब सेल में जाएगी तो उसके लिए क्या है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो ये फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, इनकी हेल्प से जा पाएगी, है ना। ये अपना अपना रोल प्ले करेंगे उसके ट्रांसपोर्ट में। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सेलुलर मटेरियल्स एंड डिवाइडिंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये अभी हमने क्या बताया था कि ये सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड हो रही होती है उस समय क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो उनके जो मूवमेंट होगा जो क्रोमोसोम का, उसमें ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट? आई होप माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स आर थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर। ये भी क्या है, प्रोटीन फाइबर है, जो कैसे, माइक्रो दैट मीन्स ये बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका डायामीटर 7 नैनोमीटर या फिर 3 to 6 नैनोमीटर, है ना। अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना बताया था, 7 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है, ठीक है। दे आर पर्टिकुलर फाउंड इन मसल सेल्स, है ना। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, एक्चुअल में एक्टिन प्रोटीन्स हैं। जो एक्टिन प्रोटीन्स हैं ये किस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते, हमारी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते, है ना। तो ये एक्चुअल में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये हमारी मसल सेल्स में प्रेजेंट हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एक्टिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। These are also responsible for cellular movements including cytokinesis, contraction and gliding, है ना। जो सेल्स ग्लाइडिंग करती हैं, है ना, यानी कि जो स्लिप करके सेल चलती, तो बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं जैसे कि अमीबा, वो ग्लाइडिंग करता है ना, और इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्लाइडिंग मूवमेंट को शो करते हैं। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, है ना, जब हम अपना हाथ मूव करते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तभी तो हमारा हाथ मूव होता है, तभी तो हम किधर को भी मूव कर सकते हैं, है ना। एंड इसके साथ साथ सेल डिवीजन के दौरान जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, तो ये तीनों ही अपना इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करते हैं, इंट्रासेलुलर मूवमेंट में, है ना। अपनी जो ये सेल है, इसके सेल के अंदर भी तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं ना, जैसे क्रोमोसोम का अपने अपोजिट पोल्स पर जाना ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनलीज का, है ना, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, इन तीनों ही टाइप के फिलामेंट्स की हेल्प से। क्लियर। चलिए आप देख लेते हैं किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। तो अभी हमने बताया कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनका डायामीटर कितना होता है, 10 to 12 नैनोमीटर, ठीक है। एंड प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, यानी कि ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि ये जो सेल है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स
क्योंकि जो इंट्राफिलामेंट्स हैं ये होल सेल में इस तरीके से स्कैटर्ड रहते हैं, अपना नेटवर्क बनाए रखते हैं। क्लियर? दे फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रेटिन्स एंड न्यूरोफिलामेंट्स। जो हमारे पास न्यूरोफिलामेंट्स हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ये केराटिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, केराटिन्स प्रोटीन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज द साइटोस्केलेटन आल्सो मेड अप ऑफ सर्टेन मोटर प्रोटीन्स। जो साइटोस्केलेटन है इसमें कुछ अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दैट इज मोटर प्रोटीन्स, जैसे कि काइनेसिस, डायनेसिस, है ना। दीज प्रोटीन्स मूव अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स कैरिंग द सेलुलर कंपोनेंट्स, दे पुल द ऑर्गेनली अलोंग द सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये काइनेसिस प्रोटीन क्या करती है, जैसे कि सेल में बहुत सारी क्या है ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है ना, तो इन ऑर्गेनलीज सारी की सारी ऑर्गेनलीज कहीं मूव करके एक ही पास ना पहुंच जाए, है ना। सारी की सारी जो ऑर्गेनलीज हैं ये मूव करके कहीं एक ही पास ना पहुंच जाए, इसके लिए जो काइनेसिस प्रोटीन्स है ये उन ऑर्गेनलीज को सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ उन्हें पुल करके रखती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रोटीन दैट इज डायनेसिस, तो ये क्या करती है, दीज पुल द सेल ऑर्गेनलीज टुवर्ड द न्यूक्लियस, है ना। अब इस बात का भी डर है कि हमारे पास ये सेल है, प्लीज लिसन टू केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास सेल है और हमारी सेल में ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोलस। अब जो सेल में ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, लाइक ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो बहुत सारी आपकी सेल में ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, ये सभी की सभी ऑर्गेनलीज मूव करके कहीं न्यूक्लियस के पास ही सभी की सभी ऑर्गेनलीज ना आ जाएं, है ना। तो इसको जो है इसकी जो पोजीशन को, या यू कैन से इसके जो कह सकते हैं आप, जो इनकी स्थिति है इसको मेंटेन रखने में कौन हेल्प करेगा, डायनेसिस, है ना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मायोसिन। मायोसिन भी क्या है, एक प्रोटीन है। दीज इंटरेक्ट विथ एक्टिन प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे आल्सो परफॉर्म साइटोकाइनेसिस, एक्जोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती हैं, लाइक एक्जोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस, इसमें भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मायोसिन प्रोटीन। एंड इसके साथ साथ अभी हमने बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स में क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन, है ना। एक्टिन प्रोटीन कैसी है, ग्लोबुलर है, जिसका पॉलीमराइजेशन होता है, और एक्टिन फिलामेंट्स का ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करती है, और इसी एक्टिन प्रोटीन से आकर बाइंड करती है मायोसिन प्रोटीन, है ना। मायोसिन प्रोटीन के साथ साथ और भी कई तरीके की प्रोटीन्स हैं, जैसे टोपोनिन प्रोटीन, है ना, इसके साथ मॉडलिन प्रोटीन, और भी कई तरीके की प्रोटीन्स हैं जो आके इस एक्टिन फिलामेंट से आकर बाइंड करती हैं, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इस प्रोसेस के लिए एटीपी की रिक्वायर होती है ना। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, जो एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, जो एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है, तो एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि जो ये एक्टिन प्रोटीन है ये आपस में ज्वाइंट करके जो पॉलीमर चैन बनाएगी, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एंड जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी होगी तो फिर से प्रोटीन्स को अपनी अपनी स्टेट में आना होगा, ठीक है, या फिर जो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसे फिर से अपने मोनोमर फॉर्म में आना है ना। सपोज करिए आपके पास ये ग्लोबुलर जो है एक्टिन प्रोटीन है, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ और इसने क्या कर लिया, यहाँ पर एक पॉलीमरेज चैन का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर कभी फिर से इसे क्या हुआ, इसको फिर से पॉलीमर में आना है, ठीक है, अपनी पॉलीमर कंडीशन, अपनी मोनोमर कंडीशन में आना है। ये आपकी मोनोमर एक्टिन प्रोटीन्स है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, डी पॉलीमराइजेशन कहेंगे, ठीक है, डी पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो जो पॉलीमराइजेशन एंड डी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है ये किस पर डिपेंड करती है, इसके क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर प्रेजेंट करती है, ठीक है। सेल के अंदर
जो हमारे पास एक्टिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि अब ये पॉलीमराइजेशन करके एक्टिन चैन का फॉर्मेशन करेगा या फिर ये डीपॉलीमराइज होकर मोनोमर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये डिपेंड करेगा उसके क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर। ठीक है, जब नॉर्मल इसका कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, तब पॉलीमराइजेशन होता है, और जब ये अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से मैक्सिमम हो जाती है, ठीक, अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से मैक्सिमम हो जाती है, तब डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है ये फिर से मोनोमर एक्टिन प्रोटीन में चेंज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा होगा तो ये वाली प्रोसेस ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। क्लियर? नाउ चलिए इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो ये हमारे पास है क्या, साइटोस्केलेटन, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। इन हेल्प्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के फॉर्मेशन एज वेल एज वेसिकल्स जो हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स हैं उनके मूवमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। इट होल्ड्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनली इन प्लेस, है ना। अभी हमने बताया कि जो सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है ये कहीं सारी की सारी न्यूक्लियस की तरफ ना जाए, कहीं सारी की सारी सेल ऑर्गेनलीज जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ना चली जाएं। तो इनको होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट जो हमारे पास जो 3 टाइप्स के डिफरेंट फिलामेंट्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल है। इट असिस्ट इन सेल सिग्नलिंग, ठीक है, जो सेल सिग्नलिंग होती है, यानी कि हम सेल को प्रोटीन कब ट्रांसपोर्ट करना है, एंजाइम्स को कब ट्रांसपोर्ट करना है, जो सेल में बहुत सारे लॉट्स ऑफ फंक्शन होते रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसके लिए भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट point, that is it supports intracellular movements like the migration of cell organelles, transportation of vesicles and out of the cell, है ना। इन एंड आउट, चाहे वो बेसिकल्स को सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज के पास जाना हो, या जो हमारे पास प्रोटीनियस या एंजाइम्स या जो हमारे पास वेसिकल्स हैं उन्हें चाहे सेल के बाहर जाना हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उन सभी इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एज वेल एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? अच्छा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। तो अभी हमने बताया कि जो सेंट्रियोल हैं ये किससे बने हुए हैं, 13, है ना, किससे बने हुए हैं, 13, दैट इज किससे बना हुआ है, 13 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। 13 प्रोटोफिलामेंट से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर इस एक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल है या जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में डिफरेंस क्या है बताएंगे आप? तो देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, जो सेंट्रोसोम है यानी कि जो हमारे पास दो ये जो हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, जो ये जो हमारे पास 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, एक तो आपका ये डिस्टल और ये आपका प्रॉक्सिमल। ठीक है, जो आपका ये डिस्टल सेंट्रियोल और जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 एंगल पर इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इनके चारों तरफ क्या होता है, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड होता है। ठीक है, इनके चारों तरफ एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड होता है।
तो जो ये कंप्लीट हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स है ना, यानी कि दो जहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल है, एमार्फस पेरीसेंट्रियोल जो फ्लूइड है, इसको ही हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, इसी को कंप्लीटली क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो बस आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रोसोम किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेंट्रियोसोल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो भी किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी जो सेंट्रोसोम है इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सटेंड करके दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो सीलिया हैं, ठीक है, फ्लेजिला हैं, इनका मूवमेंट कैसे होता है, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स या जो फ्लेजिलिन प्रोटीन्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, बेसल बॉडीज़ में क्या जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स इनका अरेंजमेंट है ना, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और उसके साथ साथ वहीं पर हम लोग माइक्रो बॉडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार माइक्रो बॉडीज़ से भी क्वेश्चन आता है। एक बार जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर थोड़ा सा डिटेल में माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो माइक्रो बॉडीज़ हैं, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। जो माइक्रो बॉडीज़ हैं सेल्स में, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बोथ सेल में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड जो अभी हमने आपको बताया था कि एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में कितने प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, जो हमारे पास माइक्रो बॉडीज़ हैं ये बोथ सेल्स में प्रेजेंट होती। अगर आपसे कॉमनली पूछेगा तो आप यहाँ बताएंगे कि प्रेजेंट इन बोथ सेल। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ सेल, ये दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो माइक्रो बॉडीज़ हैं, आप नेम से पता चलता है माइक्रो बॉडीज़, यानी कि कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स प्रेजेंट है। उन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है ना। जो माइक्रो बॉडीज़ हैं ये एक्चुअल में छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और माइक्रो बॉडीज़ कैसी होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसी होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं, यानी कि इनके पास ओनली वन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो जो माइक्रो बॉडीज़ हैं ये हमारे पास कितनी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। सो माइक्रो बॉडीज़ आर 3 टाइप्स, दैट इज पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड स्फेरोसोम। ठीक है, जो माइक्रो बॉडीज़ हैं वो 3 टाइप्स की हैं, पैराक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड स्फेरोसोम। क्लियर। दे हैव एंजाइम्स। ठीक है, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि इन्हें फैट का ब्रेक डाउन करना है या डिटॉक्सिफिकेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पैराक्सीसोम है, ठीक है, ये किसमें अपना रोल प्ले करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में। दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी हमारी सेल्स में टॉक्सिन्स लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि आपके पास H2O2 है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड है, जो कि क्या होता है, हमारी सेल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पेरोक्सीडेज एंजाइम आएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इन जो पैराक्सीसोम है माइक्रो बॉडीज़, इनके अंदर कौन सा एंजाइम है, दैट इज पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है ये H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्या किया, ये H2O2 मतलब मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस था, उसे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर दिया या फिर उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो जो H2O2 है उसको पेरोक्सीडेज एंजाइम किस में चेंज कर देते हैं, H2 and O2 में। जो पेरोक्सीसोम है दीज आर प्रेजेंट बोथ सेल, एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल। ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे। जो पैराक्सीसोम है ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट पैराक्सीसोम को एनिमल सेल में, ठीक है, यूरिकोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिकोजोम कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, यूरिकोजोम कहते हैं, क्योंकि जो
एनिमल सेल में जो किडनी होती है, ठीक है, जो किडनी सेल्स हैं, किडनी की जो हमारी सेल्स हैं, एंड जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं लीवर की, इनमें मोस्ट अबेंडेंट प्रेजेंट होते हैं पैराक्सीसोम। ये ऑर्गन्स डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैराक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम यूरिकोजोम कहते हैं, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर मोस्ट अबंडेंस की बात करें एनिमल सेल में, तो यूरिकोजोम कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में, किडनी की जो सेल्स हैं, एंड एज वेल एज हिपेटोसाइट सेल्स में। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम एंड जो हमारे पास स्फेरोसोम है, ठीक है, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन प्लांट सेल में, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पर्टिकुलर माइक्रोबॉडीज का नाम देकर पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्लाइऑक्सीसोम और स्फोरोसोम प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पैराक्सीसोम प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल बोथ सेल्स में प्रेजेंट है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एक बात करते हैं कि जो ग्लाइक्सीसोम है इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है। ग्लाइक्सीसोम क्या करता है? जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे पास जर्मिनेटिक सीड होता है ना, जो जर्मिनेटिक सीड है यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब ये सीड जर्मिनेट होगा तो इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए, यानी कि इसे बेबी फूड चाहिए। तो इसके लिए बेबी फूड ये कहाँ से लाएगा? जो ये सीड है अगर इंडोस्पर्मिक है तो इंडोस्पोर्म में जो फैट्स प्रेजेंट है, ऑयल्स प्रेजेंट है, उन्हीं का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा जिससे ये एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करेगा। अगर नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो भी इसने सीड ने फैट को स्टोर कर रखा होगा, है ना, फैट को जो भी स्टोर कर रखा होगा वो उसका ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करेगा और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना, तभी तो ये सीड जर्मिनेट हो पाएगा। क्लियर? तो ग्लाइऑक्सीसोम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे ऑपरेट होता है, ठीक है। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के लिए कौन सा जो साइकिल चलती है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है परफॉर्म होती है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मेनली प्लांट सेल में होता है। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी? स्फेरोसोम की, ठीक है। तो जो हमारे पास स्फेरोसोम है ये कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, ओनली इन प्लांट सेल। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखना है, जब हम आपको सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा रहे थे तब वहाँ पर हमने बताया था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में, है ना। जो हमने लाइसोसोम बताए थे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली इन एनिमल सेल में। तो हमने कहा था कि जो प्लांट में है वो लाइसोसोम का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? जो सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है ना, जो सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है वो लाइसोसोम के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंड एज वेल एज वेसिकल्स कुछ प्रेजेंट होती है वो लाइसोसोम के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो वो वेसिकल्स जो थी वो क्या थी? माइक्रोबॉडीज, वो क्या थी? स्पोरोसोम थी, ठीक है। वो वेसिकल्स या वो माइक्रोबॉडीज क्या थी? दैट इज स्फेरोसोम। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम के फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? स्फेरोसोम। स्फेरोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि लाइसोसोम की तरह वर्क करते हैं। क्लियर? नाउ इसके साथ साथ इसका और क्या फंक्शन है? दे आर सिंथेसिस, आप प्लीज़ राइट डाउन, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। दे आर सिंथेसिस एंड स्टोरेज फैट, ठीक है, क्या करता है ये? सिंथेसिस करता है एंड एज वेल एज स्टोर करता है क्या? फैट, ठीक है। फैट को ये सिंथेसिस एंड स्टोर कराने में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पास सीड प्रेजेंट हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो उन सीड में इंडोस्पोर्म प्रेजेंट होता है ना। इंडोस्पोर्म कुछ नॉन इंडोस्पोर्म भी होते हैं और इनमें कुछ जो है फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? फैट के फॉर्म में या फिर ऑयल के फॉर्म में। तो बहुत सारे जो ऑयल सीड्स हैं, ठीक है,
लिख लीजिए आप, ये कहाँ कहाँ इस मोस्ट अबंडेंट स्पेरोसोम कहाँ देखने को मिलेंगे? जो ऑयली सीड्स हैं, ठीक है, जो ऑयली सीड्स हैं एंड इंडोस्पर्म जो है इसमें आपको मोस्ट अबंडेंस में देखने को मिलेंगे क्या? स्पेरोसोम। क्लियर? तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेरोसोम कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, है ना। फंक्शन क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ठीक है। फैट, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो किन में? ऑयली सीड्स जो होते हैं एंड स्पोर्म में। क्लियर? तो हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से यहाँ पर हमने माइक्रो बॉडीज़ का भी एक्सप्लेनेशन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीलिया, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। उनमें देखेंगे कि जो माइक्रोफिलामेंट्स में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है या फिर जो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो उनमें ट्यूबुलेंस प्रोटीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ आई होप एक तरीके स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे। यहाँ देख रहे हैं आप 3-3 का अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसका जो अरेंजमेंट है इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इस अरेंजमेंट को पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने शायद सुना होगा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है ना, तो आप इस वाली वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए हम क्या चाहते हैं कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझ सकें, है ना। तो आई होप आपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आज सीखी होंगी, है ना। आल्दो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से आती भी होंगी, है ना। तो हमने ये भी बताया कि यहाँ पर कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइटोस्केलेटन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टाइप्स, स्ट्रक्चर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है। यहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आप PDF फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम चैनल से गेटअप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अगर यहाँ से कुछ बहुत आपको सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।